हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज का जो ये वीडियो है ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, क्यूरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस टाइप से हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर कैसे रिलेशंस क्रिएट करते हैं यानी टेबल्स क्रिएट करते हैं, और टेबल्स के अंदर हम रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, उन रिकॉर्ड्स को कैसे फिल्टर करते हैं यानी रिकॉर्ड को कैसे शो करवाते हैं। ये कंप्लीटली जो चीज़ें हैं हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर ली थी। और वो जो चैप्टर था वो 11th क्लास का ऐड चैप्टर था। आपको पता होगा कि 11th क्लास का जब तक आप ऐड चैप्टर या 7 और ऐड दोनों चैप्टर जब तक आप कवर नहीं करोगे तब तक आप 12th के जो चैप्टर हैं वो कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर क्या है, बेसिक चैप्टर है। और यहां पर जो 12th क्लास का चैप्टर है इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, एसक्यूएल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा जो आज का एजेंडा रहेगा वो एजेंडा रहेगा फंक्शंस इन एसक्यूएल। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ग्रुप बाय क्या होता है इसको भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, टेबल्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इस टॉपिक को भी हम यहां पर कवर करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूजिंग टू रिलेशंस इन ए क्वेरी। इस टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर कवर कर लेते हैं फंक्शंस को, कि एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, फंक्शंस को समझने से पहले हम यहां पर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे और उनके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि उन्हीं टेबल्स के आगे हम क्या करेंगे, हमारे जो एसक्यूएल के फंक्शंस है वो उन टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करवाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पर टेबल्स क्रिएट की है। जो आपकी 12th की बुक है उसका सिलेबस जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उस डेटाबेस का नाम है कार शोरूम, और उसके अंदर हमने यहाँ पर 4 टेबल बनाई है। पहली टेबल जो है इन्वेंट्री है। उस टेबल के अंदर हमारे पास में जो एट्रीब्यूट रहेंगे वो स्टोर का नाम रहेगा, प्राइस रहेगी, मॉडल रहेगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहेगा और फ्यूल का टाइप रहेगा। टेबल का नाम क्या रहेगा, इन्वेंट्री रहेगा। कस्टमर नाम की एक टेबल बनेगी। उस टेबल के अंदर कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा, कस्टमर का फोन नंबर होगा और कस्टमर की ईमेल आईडी रहेगी। उसके बाद में सेल टेबल बनेगी। उस सेल टेबल के अंदर इनवॉइस नंबर रहेगा, कार आईडी रहेगी और कस्टमर की आईडी रहेगी, सेल की डेट रहेगी और मोड ऑफ पेमेंट रहेगा कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। सेल्स पर्सन यानी किस सेल्समैन ने इस कार को सेल किया है उसका नाम रहेगा और उसी के साथ में सेलिंग प्राइस भी रहेगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट टेबल की। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट होगी। उस टेबल के अंदर क्या क्या रहेगा, एम्प्लॉय की आईडी रहेगी, नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी एम्प्लॉय की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी एम्प्लॉय की और इसी के साथ में डेजिग्नेशन रहेगा और सैलरी रहेगी किसकी, यहाँ पर एम्प्लॉय की। तो ये 4 टेबल हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे ये चीज आपको पहले से ही पता है। 11th वाले चैप्टर में हमने यहाँ पर इन सारी चीजों को कवर कर लिया था कि किस टाइप से हम क्या करते हैं, इन टेबल्स को क्रिएट करते हैं और इसमें रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। जो टेबल्स बनेगी हमारे कार शोरूम, जो हमारा डेटाबेस रहेगा उस डेटाबेस के अंदर, तो उसका स्कीमा कुछ इस टाइप से रहेगा। कैसे, यहां पर जो कस्टमर वाली टेबल है उसमें एक कस्टमर आईडी नाम का कॉलम बनेगा, एट्रीब्यूट बनेगा जो प्राइमरी की रहेगा। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की आईडी जो है यूनिक रहेगी, इसलिए ये भी यहां पर क्या होगा, प्राइमरी की रहेगा। फिर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री के अंदर कार की आईडी जो है वो यूनिक रहेगी, इसलिए इसको प्राइमरी की मानाएगा। अब हम बात करें यहां पर सेल्स की, तो सेल्स के अंदर हमारे पास में कार आईडी, कस्टमर आईडी और एम्प्लॉय आईडी, ये तीनों ही फॉरगन की रहेगी। इनवॉइस नंबर जो है इसको हम प्राइमरी की मानेंगे, क्योंकि कार आईडी से ये कनेक्ट होगी, रिलेशन बनाएगी किसे, इन्वेंट्री से, कस्टमर आईडी से इस कस्टमर से और उसके साथ में एम्प्लॉय आईडी से इस एम्प्लॉय वाली टेबल से। इस टाइप से हमारा ये स्कीमा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो डेटा है उस डेटा की। तो इन्वेंट्री जो टेबल है उस इन्वेंट्री टेबल के अंदर अगर हम डेटा देखें, सर डेटा आया कहां से, ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करवाया है। कब इंसर्ट करवाया, ये पहले से इंसर्ट करवाया हुआ है, आपकी बुक के अंदर ये सारी चीजें दी हुई है।
क्योंकि 11th चैप्टर के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवाते वो मैंने चीज़ पहले आपको बता रखी है, इसलिए मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि 11th वाला जो चैप्टर है वो पहले आपको यहाँ पर देखना है, उसी के बाद में हम क्या करेंगे इस चैप्टर को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो बेसिक है कि कैसे डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पर आपकी क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो या फिर आपने 11th का जो चैप्टर है वो सही तरीके से नहीं रीड किया हो तो ये 12th क्लास का चैप्टर है वो बिल्कुल ही आपके समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम एक क्यूरी जनरेट करेंगे एसक्यूएल के अंदर, वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पर वाइल्ड सेलेक्टर लगाएंगे और फ्रॉम इन्वेंट्री। इस स्टेटमेंट से क्या होगा आपको पहले ही पता है इस चीज़ का कि इससे हमारी जो इन्वेंट्री टेबल है वो कंप्लीटली शो हो जाएगी, यानी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, जिसके अंदर डेटा वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएगी। क्या है, कार आईडी है, कार की कुछ आईडियाँ दी हुई है, कार के नेम दिए हुए हैं, प्राइस दी हुई है, मॉडल दिया हुआ है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल का टाइप ये दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कस्टमर टेबल की, तो कस्टमर टेबल को हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू कंप्लीटली शो करवाया है, जिसमें 4 कस्टमर हैं जिनका नेम, कस्टमर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और टेबल बनी हुई है जिस टेबल का नाम है सेल टेबल। सेल टेबल के अंदर भी हमने अगर यहाँ पर क्यूरी जनरेट की तो यहाँ पर हमारे पास में पूरी सेल टेबल शो होके दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास में इनवॉइस नंबर आ गया, कार आईडी आ गई, ये सारी चीज़ें हमारे पास में कंप्लीटली शो हो गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो लास्ट टेबल हमारे पास में एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉयज के डेटा है पूरे के पूरे कंप्लीटली ये डेटा है। ये टेबल्स हमारी यहाँ पर बन चुकी है। कंप्लीटली इन टेबल्स को देखने के बाद में हम क्या करेंगे, अब फंक्शंस को रीड करेंगे। अब आ जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फंक्शन। एसक्यूएल जो होती है उस एसक्यूएल के अंदर फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक टूल होता है जो क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए यूज में लिया जाता है, जिसकी वैल्यू जो है वो तो या तो रिटर्न करेगा, क्या फंक्शन 0 रिटर्न करेगा या अदर रिजल्ट भी रिटर्न कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर क्यूरी। आपकी क्यूरी जैसी होगी, जिस टाइप की क्यूरी होगी उसी टाइप का आपका रिजल्ट यहाँ पर शो होगा, यानी डेटा के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको क्यूरी जनरेट करके देगा। तो फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए क्या करते हैं, हम यूज में लेते हैं। ये हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है या हम उसको क्यों यूज में लें, तो देखो हमारे पास में जैसे कोई भी डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में से हम कोई भी जो टेबल्स होती हैं उनमें से किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं उस रिकॉर्ड को, तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस को यूज में लेंगे। उसके लिए हमारे पास में फंक्शंस होने चाहिए। फंक्शन इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं अब फंक्शंस की, तो फंक्शंस जो होते हैं एसक्यूएल के अंदर वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल रो फंक्शन और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है एग्रीगेट फंक्शन। देखो सिंगल रो फंक्शन क्या काम करता है, वो सिंगल रो के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने का काम करता है। और रिजल्ट के अंदर भी क्या होता है, सिंगल रो के अकॉर्डिंग हर सिंगल जो रो होती है, हर रो होती है, उस हर रो का अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। रिजल्ट भी हर रो के अकॉर्डिंग होता है और हर जो रो होती है इंडिविजुअल, उसी रो के ऊपर ये टास्क परफॉर्म करवाने का काम करता है। अगर मैं बात करूं यहां पर एग्रीगेट फंक्शन की, तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, ये मल्टीपल रोज जो होती है उन मल्टीपल रोज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, या कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तो वो मल्टीपल रोज के ऊपर हो जाता है। और रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिंगल रिजल्ट परफॉर्म करवाता है। जितनी भी मल्टीपल रोज होती है उनका एक सिंगल रोज। जैसे हमारे पास में यहाँ पर मान लीजिए एक टेबल बनी हुई है, अभी ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम उन टेबल्स के ऊपर कवर करके देखेंगे जो हमने पहले से ही बना रखी है। जो रो है हमारे पास में यहाँ पर 4 रो है। अगर जैसे मान लो इसमें कोई भी वैल्यूज लिखी हुई है, मान लो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल रो की बात करूँ तो सिंगल रो में इस रो के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा तो इस रो का अलग रिजल्ट मिलेगा, इस रो का अलग मिलेगा, इसका अलग और इसका अलग। अगर मैं बात करूं एग्रीगेट फंक्शन की, तो जैसे मान लो मुझे इस कॉलम के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो ये सारी रोज आ जाएगी, चारों रोज इस कॉलम की। जैसे मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन के अंदर इन सभी वैल्यूज में से एक ही रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैक्सिमम वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, यहाँ पर 40 आएगा। तो रिजल्ट जो है वो एक ही यहाँ पर मिलेगा, रिजल्ट एक ही मिलेगा। तो ये रिजल्ट क्या होता है, सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है कंप्लीटली रोज का। तो ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन और सिंगल रोज के लिए सिंगल रो फंक्शन।
अब जो सिंगल रो फंक्शंस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो सिंगल रोज फंक्शन जो है उनको फर्दर हमने 3 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है न्यूमेरिक फंक्शन है, दूसरा है स्ट्रिंग फंक्शन और तीसरा यहाँ पर हमारे पास में डेट फंक्शन। कैसे हम इनको यूज में लेते हैं? जो न्यूमेरिक फंक्शन है वो न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती है उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन और मॉड फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं वो कंप्लीटली स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करवाए जाते हैं, जिसमें यू केस है यानी अपर केस हो गया, लोअर केस फंक्शन हो गया, मिड फंक्शन हो गया, लेंथ फंक्शन हो गया। इसी टाइप से सारे फंक्शन यहाँ पर होंगे, इनको 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। डेट फंक्शन की अगर बात करूँ तो डेट के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के काम में आता है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस को। न्यूमेरिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो पावर फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये क्या काम करता है? जो पावर फंक्शन है उसको आप पावर भी लिख सकते हो और पावर कंप्लीटली भी लिख सकते हो। यहां 2 आर्ग्यूमेंट हमें पास करवाने होते हैं। जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है उसकी पावर हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट बनता है। जैसे x और y है तो ये कैलकुलेट करता है क्या, x टू द पावर ऑफ y, यानी यहां पर क्या करता है, x की पावर y कैलकुलेट करके देता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हमने यहां पर लगाया MySQL जो है उसके अंदर हमने एक क्यूरी जनरेट की, सेलेक्ट पावर। अब पावर के अंदर आप देखिए यहां पर क्या लगाया हमने, 2 और 3, तो 2 की पावर क्या बन गई, 3 बन गई। रिजल्ट हमारे पास में क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस टाइप से हम पावर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राउंड फंक्शन की, तो राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड फंक्शन हमारे पास में जो भी कोई वैल्यू दी हुई है, 2 आर्ग्यूमेंट होंगे, एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू होगी रियल टाइप की वैल्यू, यानी रियल टाइप की जो वैल्यू होगी उसमें जो डेसिमल नंबर होगा वो कहां तक राउंड ऑफ करना होगा। तो सर इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास में यहां पर राउंड के अंदर ये वैल्यू दी हुई है 2912.564 और राउंड ऑफ करना है 1 तक, यानी हमारे पास में इस वैल्यू के ऊपर अभी यहां पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा। यहां पर जो डेसिमल के बाद में जो वैल्यू दी हुई है उसको राउंड ऑफ करना है 1 तक, यानी हमें एक ही डेसिमल तक की वैल्यू को शो करवाना है। तो अब हमारे पास में इस वैल्यूज को हटाना होगा, लास्ट वाली वैल्यूज को। तो यहां पर हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2912.6। सर 6 क्यों आया, ये तो 5 ही था। तो ये चीज आप पहले से ही समझते हो कि डेसिमल के आगे जब आप राउंड ऑफ करते हो तो अगर ये वैल्यू, जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर वो वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर देन है तो एक वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इस 5 का क्या हो गया, 6 हो गया। अगर यहां पर 6 होता तो यहां पर 7 हो जाता। अगर ये वैल्यू 6 की जगह 4 होती तो यहां पर केवल 5 ही रहता, पहले वाली जो वैल्यू है वो ही रहती। तो ये हमारा हो गया राउंड ऑफ। अब जैसे मैं बात करूं यहां पर कि राउंड ऑफ में अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, भाई जैसे डी की वैल्यू जो है वो डी की वैल्यू अगर 0 हो, मतलब नहीं दी हुई हो, तो क्या करता है, देन इट्स राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी हमारे पास में जो ये इंटीजर दिया हुआ है उसकी नियरेस्ट वैल्यू को क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा। जैसे इसके अंदर राउंड ऑफ क्या करेगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू आगे 0 है, नहीं भी दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही मानी जाएगी। तो इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ में यहां पर 283 आएगा। अगर यहां पर कुछ और वैल्यू होती है, जैसे 283.88 ये वैल्यू होती मान लो, और इसको राउंड ऑफ करते 0 तक, तो इसका रिजल्ट आता 284, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाता नियरेस्ट वैल्यू के अंदर। तो ये 8 का 9 हो जाता और इधर यहां पर वैल्यूज एक इंक्रीज हो जाती। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास में मॉड फंक्शन। देखो मॉड जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, यहां पर मॉड फंक्शन भी 2 वैल्यूज देते हैं हम यहां पर। एक होती है यहां पर फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है मॉड के अंदर, एक आर्ग्यूमेंट हो गया यहां पर कोई भी एक वैल्यू ले लो, m और n ले लिया मैंने, तो इस वैल्यू के अंदर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर वैल्यू आती है उसको हम यहां पर शो करवाते हैं रिमाइंडर वैल्यू के लिए। तो रिमाइंडर वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, जैसे हमारे पास में एग्जांपल में देखें 221 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर वैल्यू यहां पर 1 होगी। रिजल्ट क्या आएगा, 1, क्योंकि 20 तक तो कंप्लीटली यहां पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और एक वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, रिमाइंडर वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर 10 और 3,
तो इसके अंदर भी 1 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 10, पहली वैल्यू 10 दे दूं और कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू 2 दे दूं तो यहां पर 0 आ जाएगी रिमाइंडर वैल्यू। तो ये हमेशा क्या करेगा, रिमाइंडर वैल्यू को यहां पर प्रोवाइड करवाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन फंक्शंस को यूज ले सकते हैं। अब इन्हीं फंक्शंस को हम क्या करते हैं, हमारी जो टेबल्स बनी हुई है पहले से डेटाबेस के अंदर, उनके ऊपर जो क्यूरी है उनको जनरेट करके देखते हैं। तो न्यूमेरिक जो फंक्शन है उसका पहला जो एग्जांपल है वो है हमारे पास में कैलकुलेट जीएसटी एज 12% ऑफ प्राइस। जो हमारे पास में टेबल है, कौन सी टेबल है, यहां पर एक टेबल बनी हुई थी इन्वेंट्री टेबल। उस इन्वेंट्री टेबल के अंदर हमारे पास में एक प्राइस नाम का कॉलम बना हुआ है, उसका 12% हमें क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग, यानी राउंड भी करवाना है इट ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि हमें एक जीएसटी नाम का कॉलम बना के हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। और कितनी जीएसटी, 12%, किसके ऊपर, प्राइस वाले कॉलम के ऊपर। और जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवाना है राउंडिंग ऑफ करके, यानी राउंड वाला फंक्शन भी यहां पर काम में आएगा। और डेसिमल प्लेस क्या होगा, 1 तक होगा। तो राउंड अगर हम करवाएंगे, ऊपर वाली क्यूरी को अभी एक बार छोड़ दो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं। राउंड के अंदर 2 हमें आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वैल्यू, तो वैल्यू हमारे पास में क्या रहेगी, 12%। किसका रहेगा 12%, प्राइस वाले कॉलम का। ये हो गया कन्फर्म, इतना कोई इश्यू नहीं है। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें राउंड ऑफ की, तो यहां पर 1 रहेगा क्योंकि 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा राउंड वाला फंक्शन, इतना काम। अब हम क्वेरी जब जनरेट करते हैं तो आपको पता है क्वेरी जनरेट करते समय हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज में लेना पड़ता है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज में ले रहे हैं, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फंक्शन लगाना पड़ेगा राउंड। और ये कंप्लीटली आपको अभी मैंने समझाया। जो डिस्प्ले करवाएंगे उसके लिए हम क्या कॉलम बना रहे हैं, जीएसटी नाम का, तो जीएसटी लिख दिया हमने। उसके बाद में किस में से, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, इन्वेंट्री। ये चीज आपको पहले से पता है, बस हमने यहां पर राउंड फंक्शन लगा के क्या किया, यहां पर डिस्प्ले करवा दिया उस टेबल को इन्वेंट्री वाली टेबल के अंदर। तो हमारे पास में इस टाइप से क्या होगा, एक डेटा शो होगा जिसके अंदर जीएसटी जो है वो कॉलम बन जाएगा। केवल हमारी जो इन्वेंट्री टेबल है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज आप पहले से ध्यान दे लेना। जब भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज में ले रहे हो तो आपकी जो पहले वाली टेबल है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल जो डेटा होगा वो डेटा आपको डिस्प्ले में दिखेगा। पुरानी वाली टेबल जो है वो एज इट इज रहेगी, उस रिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास भी यहाँ पर जीएसटी लिखा हुआ आ गया और जो टोटल हमारी पहली प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जीएसटी बन गई, दूसरी बन गई, यानी कंप्लीटली रिकॉर्ड शो हो गए। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको राउंड फंक्शन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेकेंड यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ऐड ए न्यू कॉलम। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम क्या है, फाइनल प्राइस टू द टेबल इन्वेंट्री। अब हमें 2 चीजें पता चल गई कि हमारी ओल्ड टेबल कौन सी है, इन्वेंट्री, और उसी के अंदर हम कॉलम क्या ऐड करेंगे, फाइनल प्राइस। 2 चीजें हो गई। विच विल हैव द वैल्यूज एज सम ऑफ प्राइस, जिसके अंदर यानी इस फाइनल प्राइस में क्या रहेगा, वैल्यूज रहेगी एज सम ऑफ प्राइस एंड 12% ऑफ द जीएसटी। यानी उसके अंदर डेटा कौन सा रहेगा। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेरी जनरेट करनी पड़ेगी हमारे को। सबसे पहले तो कॉलम ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में उस कॉलम के अंदर डेटा भी हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। कौन सा डेटा, यहां पर जो प्राइस है उसका सम और जो 12% है, यानी 12% प्लस प्राइस दोनों ऐड होके यहां पर शो होगी। तो हम सबसे पहले पहली क्वेरी जनरेट कर लेते हैं। पहली क्वेरी के अंदर हम क्या करेंगे, एल्टर। सर एल्टर क्यों किया, आपको पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं या अपडेट करते हैं कुछ भी तो एल्टर यूज में लेते हैं, एल्टर टेबल। तो उसके बाद में टेबल का नाम क्या है, इन्वेंट्री टेबल। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ऐड लिखते हैं। और उसके बाद में हम कॉलम का नाम, जिस कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो कॉलम का नाम फाइनल प्राइस रख दिया। और
न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे जिसके अंदर 10 डिजिट होगा और यहां पर एक वैल्यू रहेगी 10 डिजिट तक। कंप्लीटली इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें यहां पर, ये क्यूरी जनरेट करने के बाद में अफेक्टेड वगैरह ये लिखा हुआ आपको मिलेगा वहां पर, जो कितनी सेकंड में काम हुई, कितनी रोज मिली, यानी 8 रोज के ऊपर अफेक्ट हुआ है ये चीज, और 0.03 सेकंड पे क्या हुआ, ये क्यूरी जनरेट हो गई है। अब रिकॉर्ड्स जो हैं वो 8 हैं यहाँ पर, क्योंकि इस टेबल के अंदर 8 रिकॉर्ड है। कौन सी टेबल के अंदर, इन्वेंट्री वाली के अंदर। डुप्लीकेट्स जिसमें 0 फाइंड आउट हुआ है, वार्निंग कुछ भी नहीं मिली, मतलब आपकी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई, यानी डेटा न्यूमेरिक हो गया और उसके अंदर जो आपका डेटा है डिजिट 10 तक चला जाएगा और यहाँ पर जो फाइनल प्राइस है उस नाम का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इस कॉलम के बाद में अब हमें सेकेंड क्यूरी जनरेट करनी है। सेकेंड क्वेरी की अगर बात करें तो अपडेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम एल्टर से क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे कॉलम वगैरह। अब डेटा को अपडेट कर रहे हैं। डेटा कौन सा अपडेट कर रहे हैं, इस फाइनल प्राइस वाले कॉलम के डेटा को, क्योंकि अभी तक खाली पड़ा है। तो अपडेट करेंगे तो यहाँ पर अपडेट किसको, इन्वेंट्री वाले टेबल को, और सेट लगाएंगे यहाँ पर। ये चीज आपको पहले पता है किसकी जगह। अब ध्यान से देखो यहाँ पर फाइनल प्राइस वाले कॉलम के अंदर, तो कॉलम का नाम लिखा, इक्वल लगा के ये कॉलम की वैल्यू। अब ये कॉलम की वैल्यू क्या है ये चीज समझो। सम किसका, प्राइस का 12% का, तो सम करेंगे किसका, प्राइस का, तो प्राइस प्लस 12% ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैसे निकालती, पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर निकालनी है। तो इसके अंदर कंप्लीटली जीएसटी निकाल दी, ये दोनों सम हो जाएगी और इनकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो देखो क्वेरी ओके एट रोज अफेक्टेड, और ये सेकंड लगी। यहाँ पर देखो चेंज हुआ, रो मैच्ड एट और चेंज्ड एट की एट रोज जो है उनमें रिकॉर्ड यहाँ पर चेंज हो गया, मतलब रिकॉर्ड ऐड हो गया और वार्निंग कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये भी क्वेरी आपकी सक्सेसफुली जनरेट होगी। तो दो क्वेरी क्या होगी इसके अंदर आपको लगानी होगी। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर इसको शो करवाओ तो यहाँ पर सिलेक्ट वाइल्ड सिलेक्टर फ्रॉम इन्वेंट्री, तो यहां पर देखो कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल टाइप, ये तो पहले से था। एक फाइनल प्राइस नाम का कॉलम ऐड हो गया और यहां पर ये पूरे डेटा आ गए, जो सम प्राइस प्लस जो आपकी जीएसटी निकाली उन दोनों का सम आपका यहां पर कंप्लीटली शो हो रहा है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड हमारे पास में है ऐड ए न्यू कॉलम, नया कॉलम ऐड करना है कमीशन नाम का। कमीशन नाम का एक नया कॉलम ऐड करना है, किसमें, सेल टेबल के अंदर। अभी हमें क्या करना है, कमीशन नाम का एक कॉलम क्रिएट करना है, यानी एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। और टेबल कौन सी है, सेल टेबल। 4 टेबल थी, उसमें एक सेल टेबल भी थी। द कॉलम कमीशन शुड हैव ए टोटल लेंथ ऑफ 7, जो इसकी लेंथ है वो 7 रहेगी। पीछे वाले में हमने 10 की थी। इन विच 2 डेसिमल वैल्यूज तक, पीछे वाले में हमने क्या किया था, 1 डेसिमल तक किया था न्यूमेरिक को, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे टेबल, किसको, सेल वाले टेबल को, ऐड कमीशन कॉलम और न्यूमेरिक 7 डिजिट और 2 डेसिमल तक। चलो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया और 6 रोज हैं यहाँ पर अफेक्ट हुई है और 0 डुप्लीकेट्स मिले, यानी खाली कॉलम एक क्रिएट हो गया इसके अंदर। ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर है कैलकुलेट कमीशन फॉर सेल्स एजेंट्स, यानी जो कमीशन है उसको कैलकुलेट करना है, कितना, 12% ऑफ द सेल प्राइस। सेल प्राइस जो है उसका 12% हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है कमीशन। इंसर्ट द वैल्यूज टू द न्यू एडेड कॉलम, यानी सारी वैल्यूज किसमें ऐड करनी है, जो नया कॉलम बनाया था, कौन सा, कमीशन वाला। देन डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल सेल, और उसके बाद में जो टेबल बनी हुई है सेल, उसका रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करवाना है, लेकिन कंडीशन के साथ में। क्या कंडीशन है, वेयर कमीशन ग्रेटर देन 73,000, यानी हमें यहां पर भी 2 क्वेरी जनरेट करवानी होगी। पहला तो हमें इस रिकॉर्ड को यहां पर डालना पड़ेगा, उसके बाद में हमें शो करवाना होगा और उसके भी अंदर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी 73,000 की। चलो करते हैं इसको भी सोल्व। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट करना है। अपडेट करोगे इसको, सेल टेबल को, और सेट करोगे क्या, कमीशन इज इक्वल, हमें कमीशन को सेट करना है।
तो कमीशन हो गया 12% कमीशन हो गया किसका, सेल प्राइस का। तो ये चीज आपको पता है कि 12 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर सेल प्राइस। तो सेल प्राइस जो भी आती जाएगी 1 बाई 1 रो के अंदर वो सारी सेल प्राइस कंप्लीटली आ जाएगी, और कमीशन जो टेबल है उसके रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर ये शो होती जाएगी, यानी रिकॉर्ड जो है वो ऐड होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा। तो यहाँ पर क्वेरी जो है वो ओके हो गई है, 6 रोज आपके पास में यहाँ पर अफेक्ट हुई है, और रो मैच हो गई 6 की 6 रोज, और चेंज भी 6 के अंदर हो गया, इसका अंदर वार्निंग भी 0 मिली है, इसका मतलब क्वेरी ओके है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कमीशन जो है वो 73,000 से अबव है, उसी का रिकॉर्ड हमें अब शो करवाना है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, अभी भी वाइल्ड सेलेक्टर लगाएंगे क्योंकि पूरी टेबल में से शो करवाना है। तो वाइल्ड सेलेक्टर फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, सेल। अब यहां पर हमें लगानी पड़ेगी कंडीशन। तो कंडीशन है वेयर कमीशन ग्रेटर देन 73,000। तो हमारे पास में केवल 3 रिकॉर्ड ऐसे फाइंड आउट हुए हैं जिनके अंदर 73,000 से ज्यादा का कमीशन यहां पर शो हो रहा है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और एग्जांपल है, यहां पर क्या है, डिस्प्ले इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर डिस्प्ले करना है, सेल्स प्राइस एंड कमीशन सच दैट कमीशन वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू 0। यानी हमें क्या करना है, हमें यहां पर 3 कॉलम अब की बार शो करवाने हैं पूरी टेबल में से। कौन कौन से, इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस और कमीशन। लेकिन कमीशन में एक यहां पर है कंडीशन दी है कि कमीशन राउंड ऑफ हो जाना चाहिए 0 पे। बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट लगाना है, आपकी बार स्टार वगैरह नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, पूरे कॉलम शो नहीं करवाने हैं, इसलिए सबसे पहले आपको कॉलम का नाम लिखना होगा कॉमा से सेपरेट करते हुए। अब किसको राउंड ऑफ करना है, किसको, कमीशन को 0 से। कौन सी वाली टेबल, फ्रॉम सेल। ये तो आपको लिखना ही लिखना है फ्रॉम सेल, क्योंकि टेबल जो है वो सेल वाली टेबल है। बस यहाँ पर स्टार नहीं लगाना है। स्टार लगा दोगे तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आपको नहीं लिखना होगा, और फिर क्या होगा, फ्रॉम सेल पूरी टेबल शो हो जाएगी। लेकिन हमें तो इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस और राउंड ऑफ करके किसको, कमीशन को। राउंड ऑफ 0 कर दिया तो सीधी सी बात है 0 तक राउंड हो जाएगा, और ये आगे की जो डेसिमल वैल्यूज है वो राउंड ऑफ होके यहाँ पर शो हो जाएगी। सेल के जो नाम है वो कंप्लीटली वही आएंगे जो आपने यहाँ पर लिखे हैं, अदरवाइज इनके नाम भी आप सेट कर सकते हो। आई होप आपको न्यूमेरिक फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन थे, स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं, ये जो स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करते हैं, यानी अल्फाबेट के ऊपर वर्क करेंगे। जैसे किसी वर्ड को आप अपर केस में लिखना चाहते हो, लोअर केस में लिखना चाहते हो, या किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अलग करना चाहते हो या लास्ट लेटर अलग करना चाहते हो, ये सारी चीजें इसके अंदर परफॉर्म होंगी। यानी कंप्लीटली ये क्या होगा, स्ट्रिंग फंक्शंस कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा, यानी ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा विच आर स्टोर्ड इन ए टेबल। किसी भी टेबल के अंदर जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है उस डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग फंक्शन को यूज ले सकते हो। दे कैन बी यूज टू चेंज द केस, जैसे अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज हो गया। एक्सट्रैक्ट एज सब स्ट्रिंग, आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से, जैसे ये कैलकुलेट है, इस कैलकुलेट में से मैं कैल अलग निकालना चाहता हूं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या इस स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट कर सकते हो। ऐसे सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो स्ट्रिंग फंक्शंस के थ्रू हम करते हैं। अब स्ट्रिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है यू कैस। यू कैस को आप अपर भी लिख सकते हो, यानी इसको दो तरीके से आप यूज ले सकते हो। पहला है यू केस और उसके दूसरा है अपर केस। दोनों ही तरीके से आप यूज में ले सकते हो। बीच में आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, यानी आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्ट्रिंग देना पड़ेगा। क्या करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस, अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्ट हमने यू केस यूज में लिया और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस लिखा हुआ है, तो आउटपुट में हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां पर कैपिटल लेटर के अंदर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस लिखा हुआ दिख रहा है।
नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर लोअर की, तो लोअर को हम कैसे यूज में ले सकते हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, यानी जो वर्ड दिया हुआ है उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करता है। बहुत ही इजी है। यहाँ पर जैसे मान लो मैं लोअर केस में लिख रहा हूँ, तो ये जो वर्ड मैंने कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, वो वर्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वर्ड जो है वो लोअर केस में हो जाएगा, यानी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोअर को और अपर को यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास में मिड फंक्शन। देखो मिड फंक्शन जो होता है उसको हम किस किस तरीके से यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मिड फंक्शन जो है उसके अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं, पोजीशन देते हैं और n की वैल्यू देते हैं। दूसरा है, इस फंक्शन को हम सब स्ट्रिंग के थ्रू भी यूज में ले सकते हैं और सब str के थ्रू भी यूज में ले सकते हैं। यानी इन फंक्शन को हम 3 टाइप से यूज ले सकते हैं और तीनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। आप मिड से भी यूज ले सकते हो, सब स्ट्रिंग से भी और सब str से भी, और तीनों में 3 आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, एक पोजीशन देनी पड़ेगी और एक n की वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या होता है, रिटर्न ए सब स्ट्रिंग ऑफ साइज n, यानी कितनी साइज की चाहिए वो n की वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मैंने 3 दी तो इसमें से 3 साइज की क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो आप जो भी वैल्यू दोगे उससे सब स्ट्रिंग अलग हो जाएगी, यानी एक स्ट्रिंग अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पोजीशन भी देना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन, यानी जो यहाँ पर पोजीशन दोगे वहां से, यानी इंडेक्स नंबर जो भी दोगे वहां से ये क्या होगी, यहाँ पर शो हो जाएगी। ऑफ द स्ट्रिंग इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर किसी ने n की वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा, n की वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा, नॉट स्पेसिफाइड इट रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द पोजीशन टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी यहां पर n की पोजीशन नहीं दी और इसकी यहां पर दे दी आपने, n की वैल्यू नहीं दी और पोजीशन दे दी, तो जो पोजीशन आपने दी उससे आगे की कंप्लीट स्ट्रिंग जब तक एंड नहीं होगी वो कंप्लीटली क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो सब स्ट्रिंग से मिड से यूज ले सकते हो, सब str से, और सब यहां से सब स्ट्रिंग से और सब str, तीनों ही तरीके से आप यूज ले सकते हो। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे मिड को यूज में लेके, इंफॉर्मेटिक्स लिखा हमने, यहां पर 3 लगाया और यहां पर 4। अब ध्यान से देखो 3 क्या है, 3 वाले हमारे पास में 1 और 2 और 3, तो 3 वाली जो पोजीशन है वो कौन सी है, F। 3 वाली पोजीशन कौन सी है, F। F से स्टार्ट होगा और 4 कैरेक्टर तक, n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 तक जाएगा, 1 2 3 और 4, तो यहां पर एंड हो जाएगा, तो FORM हमारे पास में यहां पर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर इसकी वैल्यू नहीं दे तो फिर F से लेके आगे कंप्लीटली जब तक ये स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती वो कंप्लीटली जो वैल्यू है यहां पर शो हो जाएगी, यानी जो स्ट्रिंग है वो सब्सट्रैक्ट होके यहां पर आ जाएगी। दूसरा अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर इंफॉर्मेटिक्स दिया और इसमें 7 दिया, तो 7 के अंदर देखो यहां पर क्या दी आपने, 7 कंप्लीट दिया, तो 7 कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी A से शुरू होगा और आगे कोई भी वैल्यू नहीं दी तो ATICS ये कंप्लीटली आ जाएगा, यानी जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं होगी तब तक कंप्लीटली आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर मिड ही लिखो, यहाँ पर आप सब स्ट्रिंग लिख सकते हो और सब str भी लिख सकते हो, वर्क तीनों ही सेम होगा, यानी तीनों ही सिचुएशन के अंदर रिजल्ट आपका सेम मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट करना। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हो, यानी उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं इसको स्पेसिफाइड करने के लिए हम लेंथ को यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेटिक्स लिखा, इसके अंदर 11 कैरेक्टर हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर आप ध्यान से देखो 2 आर्ग्यूमेंट आपको पास करने होंगे, 2 आर्ग्यूमेंट, एक तो स्ट्रिंग और एक n की वैल्यू, यानी लेफ्ट साइड से आप स्ट्रिंग क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। तो रिटर्न n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी लेफ्ट साइड से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो, यानी शो करवा सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में देखो यहां पर कंप्यूटर के अंदर मैंने 4 लिखा, तो 1 2 3 और 4 के आगे क्या होगा, यहां पर 4 जो कैरेक्टर हैं वो लेफ्ट साइड से ट्रिम होके अलग हो जाएंगे, यानी शो हो जाएंगे। देखो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आउटपुट जो आएगा वो अलग आउटपुट आता है, आपको पता है ये शो करवाने के लिए होता है, पुराने डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसे ही राइट काम करेगा। राइट सेम क्या करेगा, राइट साइड से लेगा, जैसे साइंस का 3 लिया तो साइंस में 3 कौन सा है, 1 2 और 3, तो ये क्या होगा राइट साइड से 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम राइट साइड भी काम करेगा। लेफ्ट और राइट दोनों क्या होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन str, यहां पर भी क्या होगा, 2 आपको यहां पर आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। एक आर्ग्यूमेंट आपको देना होगा स्ट्रिंग और दूसरा आर्ग्यूमेंट देना होगा आपको सब स्ट्रिंग। क्या काम करता है ये चीज भी आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग। फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब क्या होता है, इसी चीज को अभी हम समझेंगे। इन द गिवन स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसकी जो फर्स्ट ऑकरेंस है, फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब यहां पर जो सब स्ट्रिंग देंगे उसकी फर्स्ट ऑकरेंस। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो जो वैल्यू दी मैंने ए से स्टार्ट, तो ए तो कहीं पर भी आ सकता है, 2 3 हो सकते हैं, तो जो फर्स्ट ऑकरेंस पे ए आएगा उससे सब स्ट्रिंग चालू होगी। रिटर्न 0 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सब स्ट्रिंग नहीं यहां पर होगी तो हमारे पास में यहां पर रिटर्न क्या करवाएगा, ये वैल्यू 0 रिटर्न करवाएगी। और इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर इसका एग्जांपल। तो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे पास में क्या है, एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, इन str को हम यूज लेते हैं और यहां पर हम लेते हैं सब स्ट्रिंग ma। तो सब स्ट्रिंग ma देखो फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करता है, मैंने पहले बता दिया यहां पर रिटर्न क्या करता है, फर्स्ट ऑकरेंस। अब हो सकता है इसमें ma 2 या 3 बार हो, m जो स्टार्ट होगा वो 2 या 3 बार से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑकरेंस पे कहां पर आया, ma यहां पर आया। और इसकी फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर है कि नहीं है। तो इसके आगे चाहे पूरा वर्ड भी लिख देते तो भी आपकी यहाँ पर फर्स्ट ऑकरेंस क्या आती, 6 आती। अगर m यहाँ पर आता आपके पास में कोई, तो m यहाँ पर आता तो उसकी फर्स्ट ऑकरेंस होती, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर ये ma होता ही नहीं इस वर्ड के अंदर, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर, तो हमारे पास में रिटर्न होता 0। क्लियर, इसमें कोई इश्यू नहीं है लेफ्ट राइट और इन str के अंदर कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो स्ट्रिंग है ये किस पोजीशन पे है या नहीं है, इसको ही ये रिटर्न करता है। अगर पोजीशन पे है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा और अगर नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर एल ट्रिम की। एल ट्रिम क्या होता है, एल ट्रिम की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। जो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रिमूव कर देता है लेफ्ट साइड से, उसके लिए हम एल ट्रिम को यूज लेते हैं। मैंने यहां पर लिया सेलेक्ट लेंथ। देखो लेंथ क्यों लिया, इसका भी मैं रीजन बता दूं ताकि आपको पता चल सके कि पहले लेंथ कितनी थी उसके बाद में कितनी है। तो लेंथ किसकी, दिल्ली की। यहां पर कुछ स्पेसेज है, उसके बाद में दिल्ली लिखा हुआ है। तो दिल्ली के अंदर आप देखो यहां पर कितने कैरेक्टर हैं, 2 4 और 1 5, जबकि इसकी लेंथ कितनी कैलकुलेट हो रही है, 7। इसका मतलब इससे पहले 2 स्पेस यहां पर थे। अब देखो इसको मैंने किया लेंथ एल ट्रिम, यानी हमने एल ट्रिम को यूज में लिया और जो स्पेस थे वो स्पेस रहने दिए और उसके बाद में दिल्ली लिखा। तो इस लेंथ का हमारे पास में जो आउटपुट आया वो 5 आया। क्यों 5 इसलिए आया, जो ये एल ट्रिम के थ्रू स्पेस है वो रिमूव हो गए। यानी यहां पर एल ट्रिम क्या करेगा, जो लीडिंग व्हाइट स्पेस है उनको यहां से रिमूव करके आपको रिजल्ट देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी स्पेस रिमूव कर देगा। बाद में आप लेंथ कैलकुलेट करके इसका अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे तो आपको दिल्ली दोनों आउटपुट सेम से दिखेंगे, लेकिन इसे एक में स्पेस दे रखे थे और दूसरे में स्पेस नहीं थे, तो इनके स्पेस को रिमूव करके यहां पर आपको आउटपुट दिखाई दे दिया। सेम हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन है आर ट्रिम। आर ट्रिम क्या करता है, राइट साइड के जो स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। जैसे इस पेन के आगे स्पेस है, मैंने लेंथ को कैलकुलेट किया आर ट्रिम करके और पेन का जो स्पेस है उनको भी रिमूव कर दिया। पहले कितना था, 2 स्पेस थे तो 5 आया, उसके बाद में दोनों स्पेस होके रिमूव होके इसकी लेंथ कितनी आई, 3 आई। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आर ट्रिम को यूज ले सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा जो स्पेसेस होते हैं राइट साइड के अंदर उनको रिमूव करके ये हमें यहां पर आउटपुट देता है। सेम लेफ्ट ट्रिम जो होती है एल ट्रिम, वो लेफ्ट साइड के जो स्पेस होते हैं उनको रिमूव करके हमें आउटपुट देता है। अगर मैं बात करूं ट्रिम की, तो ट्रिम क्या करता है, रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर
रिमूविंग बोथ लैंडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेज कैरेक्टर्स, दोनों तरफ के लैंडिंग स्पेसेस भी और ट्रेलिंग स्पेस भी, यानी टेल के और जो हेड के स्पेस है, लेफ्ट और राइट के दोनों स्पेस रिमूव करके ये ट्रिम हमें क्या करता है, हमारे आउटपुट को शो करवाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी लेंथ की, तो देखो MADAM, इसके बाद में भी स्पेस है और पहले भी स्पेस है। तो इसकी लेंथ को अगर मैं बात करूं, यहां पर कितने कैरेक्टर्स की है, केवल 5 की है, लेकिन यहाँ पर 9 दिखा रहा है क्योंकि 2 स्पेस पहले दिए हैं मैंने और 2 स्पेस इसमें बाद में दिए हैं। दोनों स्पेस को क्या किया, यहाँ पर ट्रिम कर दिया, तो ये दोनों स्पेस रिमूव हो गए और इसकी लेंथ अब कितनी रह गई, 5 रह गई। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो होते हैं दोनों तरफ के, उनको रिमूव करने के लिए ट्रिम लेते हैं। लेफ्ट साइड के जो स्पेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए L ट्रिम यूज में लेते हैं और राइट साइड के स्पेस रिमूव करने के लिए R ट्रिम यूज में लेते हैं। अब हमारे जो स्ट्रिंग फंक्शन थे, उन स्ट्रिंग फंक्शन के बेस पे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर रखी थी, उन टेबल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है डिस्प्ले कस्टमर नेम इज लोअर केस इन लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम टेबल कस्टमर। हमारे पास में जो टेबल है कस्टमर, उसमें 2 कॉलम है। पहला कॉलम है हमारे पास में कस्टमर का नेम और दूसरा कॉलम है हमारे पास में ईमेल आईडी। अब जो ये पहला कॉलम है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर में होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में होनी चाहिए और जो ईमेल है वो अपर केस में होनी चाहिए। चलो इसको भी हम करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट लोअर। सेलेक्ट लोअर किसको, कस्टम नेम को, और उसके बाद में कॉमा लगा के अपर किसको, ईमेल को। किस में से, फ्रॉम कस्टमर में से। तो हमारे पास में इस टाइप से क्या होगा, डेटा शो होगा, जिसमें जो लोअर कस्टमर नेम है एज इट इज यहाँ पर क्या होगा, इस कॉलम का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पर नाम आ जाएंगे। सेम दूसरा अपर ईमेल आ जाएगा। अगर आप चाहो तो स्पेस लगा के इन कॉलम्स का नाम भी लिख सकते हो डबल कोट्स के अंदर। जैसे नाम लिखोगे वो नाम एज इट इज यहाँ आ जाएगा और इसमें जो नाम लिखोगे वो आ जाएगा। हालांकि इतनी डिटेल में हमें यहाँ पर नहीं जाना है अभी फिलहाल। तो हमारे पास में जो भी ईमेल आईडी दी हुई है वो ईमेल आईडी कैसी है, अपर केस के अंदर शो हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इस टाइप से हो गया। तो हमने क्या किया, जो एग्जाम्पल्स थे वो नॉर्मली भी हमने देख लिए और उसके साथ में हमारी जो रिलेशंस बने हुए थे उन रिलेशंस के साथ में भी हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्प्ले द लेंथ ऑफ ईमेल एंड पार्ट ऑफ द ईमेल फ्रॉम द ईमेल आईडी बिफोर द कैरेक्टर एट द रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नॉट दिया हुआ है डू नॉट प्रिंट एट द रेट। वाह क्या बात है। यहां पर क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले द लेंथ ऑफ ईमेल। ईमेल की जो लेंथ है वो हमें डिस्प्ले करवानी है और क्या करना है, पार्ट ऑफ द ईमेल, जो पार्ट है ईमेल का उसको भी अलग करवाना है। कहां से, एट द रेट साइंस के बाद में जितना भी है, मतलब एट द रेट से पहले जितना भी, बिफोर पहले जितना भी है उसको। लेकिन ध्यान रखना एट द रेट प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये सिंबल प्रिंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे सेलेक्ट लेंथ ईमेल। इससे क्या होगा, इतने से जो ईमेल आईडी है उसकी लेंथ कैलकुलेट होके शो हो जाएगी फर्स्ट वाला कॉलम। चलो ये तो इजी है बहुत। बाद में हमें क्या करना है, लेफ्ट। सर लेफ्ट क्यों, लेफ्ट क्या काम में करता है, कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है उसका लेफ्ट पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। तो हम बिफोर कर रहे हैं तो लेफ्ट यूज में लेंगे, किसका, ईमेल का। लेकिन कौन सा पार्ट, कितनी वैल्यू तक, क्योंकि लेफ्ट के आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी वो भी तो हमें देनी होगी। यहां पर तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी में एट द रेट साइन 10 पोजीशन पे है, किसी में 9 पोजीशन पे है, किसी पे 3 पोजीशन पे हो सकता है, कुछ कहीं पर भी हो सकता है। तो उसको भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैंने एक जो पहले हमें अभी देखा था तो वहां पर हमें इन str समझा था। इन str के अंदर एक स्ट्रिंग दी जाती है और उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग दी जाती है। सब स्ट्रिंग जिस ऑकरेंस पे होती है उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड होता है। तो रिजल्ट प्रोवाइड होगा, यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा उससे एक कम। सर एक कम क्यों, क्योंकि वो रिजल्ट आएगा एट द रेट साइन का, एट द रेट साइन का रिजल्ट आएगा, यानी इसकी ऑकरेंस दिखाई जाएगी। तो इसको प्रिंट नहीं करवाना है तो उसे एक कम कर लेंगे और बाकी का लेफ्ट स्ट्रिंग यहाँ पर ट्रिम हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको ले लेंगे। जैसे मान लो किसी की आई 10, तो 10 में से एक कम हुआ तो 9, तो इसकी रिजल्ट क्या आएगा, इतने देगा 9। तो ईमेल जो है वो 9 कैरेक्टर लेफ्ट वाले
यहाँ पर क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम यूज में ले लेंगे फ्रॉम किस में से, कस्टमर वाली टेबल में से। तो हमारे पास में इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, वो है डिस्प्ले कस्टमर नेम इन लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम टेबल कस्टमर। बिल्कुल इजी है। तो हम सेलेक्ट करेंगे लोअर किसको, कस्टमर नेम को, और उसके बाद में अपर करेंगे किसको, ईमेल को, फ्रॉम कौन सी टेबल, कस्टमर टेबल, और हमारे पास में डेटा यहां पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक और, वो क्वेश्चन है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल द कस्टमर हैविंग याहू ईमेल ओनली। यानी हमारे पास में ईमेल आईडियां जो थी उनमें जो याहू ईमेल है उसी को हमें क्या करना है, यहां पर एक्सेस करवाना है। तो देखो यहां पर एक स्पेसिफिक टर्म हमें यूज में लेनी पड़ेगी, वो यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, वेयर ईमेल। उसमें देखो मैंने इस टर्म को पहले ही आपको 11th क्लास के चैप्टर में समझाया था। यहां पर हमें लाइक लिखना पड़ेगा और उसके बाद में %, याहू जो है वो, और %। इससे क्या होगा, इसके पहले कोई भी कैरेक्टर हो और इसके बाद में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बट बीच में याहू आना चाहिए, और याहू जब आएगा तो वहीं वाली जो ईमेल है वो यहाँ पर एक्सेस होके शो हो जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन क्या काम में आते हैं, डेट फंक्शन जो होते हैं वो किस टाइप से यूज में लिए जाते हैं। डेट फंक्शन एक्चुअल में होते क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो क्या काम करते हैं, डेट और टाइम के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे हमारे पास में जो डेटा दिया हुआ था उसमें से कोई डेट एक्सेस करवानी हो, या डेट का के अंदर से हमें डे एक्सेस करवाना हो, डे का नाम एक्सेस करवाना हो, ईयर एक्सेस करवाना हो, तो ये सारी चीजें एक्सेस करवाने के लिए हम डेट एंड टाइम फंक्शन को यूज लेते हैं। तो डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या काम करता है, इट रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। जो सिस्टम की डेट होती है, कंप्यूटर सिस्टम की जो डेट होती है उसको शो करवाने का काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम की जो भी डेट होगी वो शो करवाएगा। जैसे सेलेक्ट नाउ, अब जैसे मैंने नाउ किया तो यहां पर जो आउटपुट आया वो कौन सा आउटपुट आया, वो आउटपुट आया जो सिस्टम की डेट थी, और डेट के साथ में जो टाइम था वो कंप्लीटली यहां पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर डेट फंक्शन की, तो डेट क्या करता है, इट रिटर्न्स द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट टाइम एक्सप्रेशन। जो इसमें से हमारे पास में नाउ में जो चीज आई थी उसमें से हमारे को डेट वाला पार्ट अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। यानी जैसे मैं डेट दे रहा हूं नाउ की, तो नाउ में से क्या करेगा, ये डेट एक्सट्रैक्ट करवा के हमें प्रोवाइड करवा देगा। मंथ, और मंथ के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा। जो भी डेट दिखेंगे उसमें से जो मंथ है वो एक्सट्रैक्ट करवा के हमें दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखा मंथ, और मंथ के आगे मैंने कोई डेट नहीं लिखी, मैंने नाउ लिख दिया, तो वो करंट डेट ले लेगा जो भी सिस्टम की है, और उसका जो मंथ होगा, जैसे इसका मंथ क्या था 07, तो यहाँ पर 7 आउटपुट आ गया। जो भी डेट दोगे उसका मंथ यहाँ पर आ जाएगा। मंथ का नेम, अगर आपको मंथ का नेम चाहिए, डेट दोगे तो मंथ के नेम में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने डेट दी ये वाली, इसमें मंथ नेम लिखा तो आउटपुट के अंदर क्या आ गया, नवंबर। यानी मंथ का नाम क्या है, नवंबर है। यानी मंथ अगर आप अकेला लिखोगे तो यहाँ पर 11 आता, मंथ का नाम लिखा तो यहाँ पर नवंबर आ गया। इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, मंथ, नेम, मंथ और डेट और नाउ को यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शन है वो है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन जो होता है वो कैसे यूज में लेते हैं, ये क्या रिटर्न करता है, जो डेट दी हुई है उस डेट में से हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करके शो करवाता है। ऐसे डे फंक्शन क्या काम करता है, ये डे को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे ये डेट दी हुई है, इसमें डे क्या है 24 है, तो वो 24 को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सेम ऐसे डे नेम के अंदर क्या होगा, इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द डे फ्रॉम द डेट। जो डेट है उसमें से जो डे है उसको, जैसे हमारे पास में ये है, ये डेट है, इस डे के अंदर हमारे पास में डे का नाम क्या था, कौन सा डे था, उस डे को क्या करेगा यहां पर शो करवाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन को भी यहां पर यूज ले सकते हैं। अब जो डेट एंड टाइम फंक्शन है, उस डेट टाइम फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास में, एम्प्लॉय जो टेबल है उस टेबल के अंदर, जो कार शोरूम डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल बनी हुई है उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सेलेक्ट द डे सेलेक्ट करना है, मंथ, नंबर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज।
यानी हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है डे, मंथ नंबर और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। 3 चीजें हमें अलग अलग करनी है। सबसे पहला डे, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में नंबर ऑफ मंथ और उसके बाद में ईयर, यानी 3 चीजें, डे, मंथ, नंबर ऑफ ईयर। कैसे सोल्व करोगे? 3 कॉलम बनेंगे, तो हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डे फंक्शन यूज में लेंगे, किसका? डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, क्योंकि हमें एक डेट तो दे नहीं रहे ना, हमारे पास में जो टेबल बनी हुई है उस टेबल जो एम्प्लॉय की, उस टेबल के अंदर जो कॉलम बना हो उसी की हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद में मंथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद में ईयर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है। अब उसमें 3 टेबल बनेगी, पहला ये कॉलम बनेगा, दूसरा ये कॉलम बनेगा और तीसरा ये कॉलम बनेगा। उनमें डेटा आ जाएगा, इसमें डे आ जाएंगे, इसमें मंथ आ जाएंगे और इसके अंदर ईयर आ जाएंगे। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डेट टाइम फंक्शन को यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और यहां पर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है इफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट ए संडे देन डिस्प्ले इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहां पर आपके पास में सबसे पहले कौन सा आएगा, डे नेम आएगा, उसके बाद में यहां पर डेट आएगी यानी डे आएगा, उसके बाद में आपका मंथ नेम आएगा और उसके बाद में ईयर आएगा। यानी इस फॉर्मेट में आपको शो करवाना है जब संडे नहीं होगा उन्हीं को। कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डे नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सबसे पहली चीज क्या आ गई, ये आ गया। उसके बाद में क्या लेना है, 26। तो 26 क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डे है, तो यहां पर डे आ जाएगा, तो ये आ गया कंप्लीटली। उसके बाद में नवंबर, मंथ नेम, तो ये मंथ नेम आ जाएगा। उसके बाद में ईयर, तो ये ईयर आ जाएगा, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। और हमारे पास में फॉर्मेट आ जाएगा किस टाइप से, वेयर, हाँ कंडीशन भी तो लगानी है, संडे नहीं होना चाहिए, तो डे नेम डेट ऑफ ज्वाइन नॉट इक्वल संडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लगाओगे तो संडे को भी इंक्लूड कर लेगा। तो कंडीशन तो हमें लगानी ही लगानी है, डे नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए संडे के। तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर जिस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अंदर शो हो जाएंगे। अब जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के अंदर जहां पर हम एग्रीगेट फंक्शंस को कवर करेंगे।